तो आज हम बात करते हैं ट्रेनिंग के बारे में कि आखिर जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया जाएगा कैसे देना है। ठीक है, तो ट्रेनर्स की एक टीम बनाई जाएगी। ठीक है, अब इस टीम में कौन कौन होता है? वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफिसर होता है, सेफ्टी ऑफिसर होता है, वेंटिलेशन ऑफिसर होगा, असिस्टेंट मैनेजर होगा, इंजीनियर, वर्कमैन इंस्पेक्टर और रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन। ठीक है, अब ये पिट टॉप पे वीकली क्या करेंगे? ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, या फिर आपका इंक्लाइन माउथ के पास जो है तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, या फिर वर्कर्स की रीट्रेनिंग के लिए भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो पिट टॉप पे या इंक्लाइन माउथ के पास जो है तो ट्रेनर्स की एक टीम होगी जिसमें कौन कौन होता है? आपका वीटीओ होता है, सेफ्टी ऑफिसर, वेंटिलेशन ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, इंजीनियर, वर्कमैन इंस्पेक्टर एंड रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन। ये लोग वीकली लेंगे, मतलब डेली एक एक बंदा जो है तो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, दूसरा, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए वीडियो क्लिपिंग्स का इस्तेमाल होना चाहिए, ऑडियोज और पोस्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कि SCSR का यूज कैसे करना है, मतलब आप वीडियो दिखा के भी कर सकते हैं, जैसे आप लोग भी पढ़ते हो तो आपको मैं जो है तो हम लोग क्या करते हैं, आपको यूट्यूब के कुछ वीडियोस दिखा देते हैं, तो इसी टाइप से वीडियो की क्लिपिंग्स वगैरह दिखा के भी आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। ठीक है, और डमी प्रोडक्ट, डमी मतलब कि क्या होता है कि रियल में SCSR तो नहीं है, सेल्फ कंटेन्ड सेल्फ रेस्क्यूअर जो है तो नहीं है, बट उस केस में भी आपका जो प्रोडक्ट, आप जो भी चीज ला रहे हो वो डमी है, उसका नकली है। ठीक है, तो सब पर्याप्त मात्रा में नकली SCSR भी आपको रखने हैं जिसको डमी प्रोडक्ट कहा गया। ठीक है, और सब्जेक्ट टू अ मिनिमम 5% ऑफ द एवरेज डेली अंडरग्राउंड अटेंडेंस। कितना रखना है? डमी SCSR कितने रखने हैं? जो भी आपका डेली अंडरग्राउंड अटेंडेंस है, एवरेज, ऑन एन एवरेज, ठीक है, लगभग लगभग जो भी आपका अंडरग्राउंड का अटेंडेंस है उसका कम से कम 5% मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, हर एक माइंस में और जिनमें की बिलो ग्राउंड वर्किंग्स है वहां पे ये कंपलसरी है। ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर इनिशियल एंड रिफ्रेशर ट्रेनिंग ऑफ माइनर्स at VTC shall be suitably modified to incorporate training on need, importance and use of SCR। बेसिकली जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो ट्रेनिंग में क्या क्या चीजें आपको इंक्लूड करनी है कि आखिर SCSR का मतलब ट्रेनिंग कहाँ? VTC में रिफ्रेशर ट्रेनिंग दे दो या इनिशियल ट्रेनिंग दे दो, तो जो भी ट्रेनिंग होती है उसमें आपको SCSR की जरूरत क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उसको यूज कैसे करना है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। Apart from training to users, the trainers and persons required to issue and maintain SCSR shall also be trained for the respective work। मतलब कि जो SCSR यूज करेगा तो उसको तो ट्रेनिंग देना ही देना है, लेकिन इसके साथ ही जो ट्रेनिंग दे रहा है, बेसिकली जो पर्सन, जो ट्रेनर्स हैं, उनको भी आपको क्या करना है? ट्रेनिंग देना है, अपने काम में वो ट्रेंड हो, जो भी काम उनको मिला है। ठीक है, SCSR के मेंटेनेंस को लेके या इश्यू करने को लेके, ये सारे काम कामों में वो ट्रेंड होने चाहिए। फिर उसके बाद अ कंपटीशन ऑन SCSR ड्यूरिंग सेफ्टी वीक एंड रेस्क्यू कंपटीशन शैल बी ऑर्गेनाइज्ड। अब कौन सा SCSR ज्यादा अच्छा है, इसको लेकर क्या होना चाहिए? कंपटीशन होना चाहिए। ठीक है, कि भाई ये ढेर सारे अलग अलग कंपनी के SCSR ले आए, अब हर कंपनी क्या कर रही है? अपने SCSR का क्षमता दिखा रही है, भाई कंपटीशन चल रहा है कि कौन सबसे अच्छा SCSR है। ये कब होना चाहिए? सेफ्टी वीक में करिए या फिर रेस्क्यू कॉम्पिटिशन्स में भी इस चीज के बारे में ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, ताकि वर्कर्स में इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके। ठीक है, वर्कर्स में इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके, इसलिए ये ट्रेनिंग होनी चाहिए। आगे है आइडेंटिफिकेशन, दिख रहा है ये?
दिख रहा है। अब देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति नया नया माइंस में आया है, ठीक है, और उसको माइनिंग एक्टिविटीज का कोई भी नॉलेज नहीं है, ठीक है, और वो ऐसी जगह पर काम करने जा रहा है जो कि हजार्डस है, डेंजरस है ना, तो ऐसी जगह पे तो वो काम करने जाने वाला है भाई। माइनिंग में है तो बैठा के थोड़ी कोई खिलाएगा, है ना। तो एक इन जो इनएक्सपीरियंस पर्सन है उसको कभी भी किसी भी अकेले, मतलब माइंस में कहीं पर भी अकेले नहीं भेजना है। अगर भेजते हो तो कहीं पर भी भेजना है तो एक्सपीरियंस वर्कर के साथ उसे भेजिए, ठीक है, ताकि न्यू वर्कर की सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके, ठीक है। तो ये आइडेंटिफिकेशन वगैरह थोड़ा बहुत आपको ध्यान में रखना है। हर एक न्यू पर्सन को, मतलब नए वर्कर की बात कर रहा है, उसको इनिशियल ट्रेनिंग दीजिए। किसके अनुसार देंगे इनिशियल ट्रेनिंग? माइंड वोकेशनल ट्रेनिंग रूल्स 1966 एमवीटीआर के अनुसार देंगे, ठीक है, कि भाई क्या स्किल, क्या चीजें उसको जरूरी है, कौन सा स्किल डेवलप करना जरूरी है उसको, अपने आप को अवेयरनेस, मतलब सेफ्टी के प्रति कितना अवेयरनेस उसको जो है तो सिखाना है कि सेफ्टी कैसे मेंटेन रखना है, ठीक है। नए वर्कर को हर वक्त किसी भी खतरे के प्रति जानकारी होनी चाहिए कि किस ऑपरेशन में क्या काम करने पर क्या खतरा होता है, ठीक है। अब जो नया वर्कर होता है, माइन वर्कर, जो न्यूली रिक्रूटेड माइन वर्कर होता है, उसको एक कलर्ड हेलमेट देंगे, ठीक है। अलग कोई सा भी कलर्ड हेलमेट उसको दे सकते हैं, जो कि एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स के अलावा जो पहना जा रहा हो, ठीक है। क्या करना है? न्यूली रिक्रूटेड माइन वर्कर को कलर्ड हेलमेट दिया जाएगा। एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स को जो हेलमेट जिस कलर का दिया जा रहा है उसके अलावा कोई दूसरे कलर का उसको हेलमेट देना है। अब वो अपना कलर्ड हेलमेट पहन के ही माइंस में जाएगा, हर वक्त पहन के रखेगा, ठीक है, माइंस में कहीं पर भी रहे, कम से कम 1 साल तक, कम से कम 1 साल तक, ठीक है। जिस दिन भी उसका डेट ऑफ इनिशियल एम्प्लॉयमेंट है, मतलब जिस दिन से उसकी ज्वाइनिंग होती है उसके बाद से कम 1 साल तक वो अपना कलर्ड हेलमेट पहनेगा। कलर्ड हेलमेट की बात अगर करें तो कलर्ड हेलमेट में क्या होना चाहिए? ल्यूमिनस मार्किंग्स होनी चाहिए, स्ट्रिप्स होनी चाहिए, मतलब कि एक पतली सी पट्टी हो जो कि रात में चमके या रोशनी पड़ने पर जो चमका करे, रेडियम जैसा कुछ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि भाई कोई भी अंधेरे में भी कोई अगर होगा तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सकेगा। अब इस सिस्टम से क्या होता है कि न्यूली रिक्रूटेड वर्कर्स को आप जो है तो आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हो, ठीक है। और उसके ऊपर, हेलमेट के ऊपर लिखा होना चाहिए न्यू, NEW, ठीक है, न्यूली एम्प्लॉयड वर्कर। क्या लिखा होना चाहिए? न्यू, NEW, न्यूली एम्प्लॉयड वर्कर। न्यू का फुल फॉर्म पूछ लेगा एग्जाम में, ठीक है, ऐसा भी होता है। कॉम्पिटेंट पर्सन और जो माइन ऑफिशियल्स हैं वो उसके अंदर न्यूली एम्प्लॉयड वर्कर के अंदर क्या करेंगे? डेवलप करने की कोशिश करेंगे सेफ्टी के प्रति कॉन्शियसनेस, कि भाई सेफ्टी ऐसे मेंटेन किया जाता है, अवेयरनेस मेंटेन करेंगे उसके अंदर, उसके चीज अंदर ना स्किल्स डेवलप करना है ताकि वो और भी सही तरीके से अपने आप को सेफ रख सके। माइंस में सबसे ज्यादा तो खतरे ही है, ठीक है, तो सेफ्टी को ध्यान में रखे वो। जो माइन ऑफिशियल्स हैं वो यह ध्यान में रखेंगे कि जो नया वर्कर है उसको ड्यूटीज जो है तो रेगुलर बेसिस पे दें, और वो भी सेफ ड्यूटीज दें, कोई ऐसी अतरंगी ड्यूटीज ना दे दें कि वो किसी प्रकार के खतरे में पड़ जाए, ठीक है। अब बात करते हैं कलर्ड हेलमेट्स की। अब जैसा कि देख पा रहे होंगे, पहला वाला तो दिख भी नहीं रहा होगा, कि कलर्ड हेलमेट, कौन से कलर का हेलमेट किसको दिया जाता है। जैसे व्हाइट कलर हेलमेट की बात करें, व्हाइट हेलमेट की, तो ये बेसिकली किसके लिए होता है? इंजीनियर्स, सुपरवाइजर, मैनेजर, फोरमैन एंड ओवरमैन के लिए होता है। येलो कलर के हेलमेट की बात करें, ये लेबरर्स के लिए, अर्थ मूविंग ऑपरेटर्स के लिए। ब्राउन कलर का वेल्डर्स और वर्कर्स के लिए। ग्रीन कलर का सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए। रेड कलर का फायर फाइटर्स के लिए। ब्लू कलर का इलेक्ट्रीशियंस, कारपेंटर्स और जो भी अदर टेक्निकल ऑपरेटर्स होते हैं। ग्रे कलर वाला जो है तो साइट विजिटर्स के लिए होता है,
ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। येलो कलर का, जैसे कि यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि किसके लिए कौन सा हेलमेट यूज होता है। व्हाइट कलर का किसके द्वारा यूज किया जाता है, इंजीनियर, सुपरवाइजर्स, इन लोगों के द्वारा यूज किया जाता है। ग्रे कलर का कभी कभार दे देते हैं साइट विजिटर्स को। माइंस में ज्यादातर होता है कि व्हाइट कलर का जो है तो साइट विजिटर्स को दिया जाता है, और व्हाइट कलर जो है तो इंजीनियर, सुपरवाइजर्स, मैनेजर वगैरह के द्वारा भी पहना जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। ये जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे आप, बढ़िया है, ये आपका व्हाइट कलर हो गया। नेक्स्ट है इंटरवल फॉर फ्री सप्लाई ऑफ हेलमेट्स। हेलमेट्स का फ्री सप्लाई का इंटरवल कितना होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो अप्रूव्ड हेलमेट का इस्तेमाल करें, ठीक है, और अप्रूव्ड हेलमेट कम से कम 5 साल के लिए आपको यूज करना है। कम से कम 5 साल से अधिक, मतलब ज्यादा से ज्यादा, सॉरी, कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, 5 साल किसके लिए, ओपन कास्ट वर्किंग्स के लिए या फिर सरफेस के लिए। ठीक है, आज पता लगा। अच्छी बात है। अब ये देखिए, तो 5 साल यहाँ पे ओपन कास्ट वर्किंग्स के लिए दिया है और सरफेस के लिए दिया है ना। दिस परमिशन इज ग्रांटेड ओनली ऑन ट्रायल बेसिस। लेकिन ये जो चीज है ना, ये ध्यान में रखिएगा, ये एक समय पे ट्रायल किया गया था कहीं पर, तो 5 साल उस समय किया गया था 5 साल के लिए। ठीक है, तो उस बेसिस पे इसको बताया गया कि भाई आप अप्रूव टाइप का यूज कर सकते हो हेलमेट, बट मैक्सिमम 5 ईयर्स। ठीक है, अब इस चीज को कभी भी अमेंड किया जा सकता है या विड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन हाल फिलहाल तक अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, तो आप 5 साल कंसिडर करके चल सकते हैं। जो इंटरवल ऑफ सप्लाई ऑफ हेलमेट्स टू द अंडरग्राउंड वर्कर्स है, वो 3 साल से अधिक किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। अंडरग्राउंड वर्कर्स के लिए 3 साल बोला जा रहा है। रिप्लेसमेंट ऑफ हार्नेस ऑफ हेलमेट। अब हेलमेट तो आप पहने ही हो, हेलमेट में देखे होंगे एक प्लास्टिक होता है ना, और कहीं कहीं रस्सी बंधी होती है, या कि फिर आपका, एक सेकंड इसको थोड़ा बड़ा कर दे, रस्सी बंधी होती है, या कि फिर क्या लगा होता है, बेल्ट लगा होता है ना, पट्टी लगी रहती है कपड़े की, तो इसको बोलते हैं हार्नेस। कितना बड़ा होगा जी, एक सेकंड। तो ये जो हार्नेस होता है, इसका रिप्लेसमेंट कितने समय में एक बार किया जाएगा। सेफ्टी हेलमेट्स को मैन्युफैक्चर किसके हिसाब से किया जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड 2925 के हिसाब से किया जाता है। ठीक है, और इसी इंडियन स्टैंडर्ड के बेसिस पे सेफ्टी हेलमेट को सर्टिफिकेट मिलता है, मतलब लाइसेंस मिलता है, ठीक है, डायरेक्टरेट के द्वारा, कि इसको माइंस में यूज किया जा सकता है। ये सेफ्टी हेलमेट्स का क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड है, ठीक है, आईएस मार्क है। अब रेगुलेशंस के अनुसार बोलता है कि हेलमेट्स आपको सप्लाई करना है 3-3 साल के इंटरवल में सप्लाई करना है। ठीक है, अब हेलमेट की लाइफ तो 3 साल है, लेकिन उसके हार्नेस, जैसे कि हेडबैंड हो गया जो कि आपके माथे पे लगा रहता है ना, उसके बाद इनर कुशन हो गया, अंदर जो रुई वगैरह होता है या पट्टी होती है कपड़े की, क्राउन स्ट्रैप्स हो गए, पीछे के साइड जो आपके स्ट्रैप्स वगैरह लगे रहते हैं, ठीक है, जो कि आपका हेलमेट को थोड़ा ऊपर रखते हैं, ये तो डैमेज होते ही हैं। क्या क्या,
हेडबैंड, इनर कुशन एंड क्राउन स्ट्रैप्स, 3 चीजें होती हैं हार्नेस में, ठीक है। तो ये डैमेज भी जल्दी होते हैं और बहुत तेजी से खराब भी होने लगते हैं, डिटोरिएट भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इनका रिप्लेसमेंट भी जल्दी जल्दी होना चाहिए। तो हेडबैंड एंड क्राउन स्ट्रैप्स की विड्थ and the harness has to be attached that the lower edge of the headband is level with the lower edge of the shell of the helmet। देखिए, सबसे पहली बात तो ये बोलता है कि हेडबैंड या जो क्राउन स्ट्रैप है, आगे और पीछे जो आपका प्लास्टिक लगा रहता है, वो इस तरीके से उसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए और वो इस तरीके से आपको अटैच करना है कि हेलमेट का जो बॉटम एंड है, ठीक है, ये देखिए, हेलमेट का जो बॉटम एंड है उसके बराबर रहे, ठीक है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, मतलब हेलमेट के अंदर ये एक पट्टी होती गोल गोल, ठीक है, प्लास्टिक की, उसका जो लेवल है वो हेलमेट के लोअर लेवल के बराबर होना चाहिए, उससे बाहर नहीं आना चाहिए, ना ही उसके बहुत अंदर होना चाहिए, ठीक है। आ रही बात समझ में? ये पट्टी होती पतली सी चारों तरफ, तो उसका जो लेवल है वो कितना होना चाहिए, वो हेलमेट के बॉटम पोर्शन के बराबर होना चाहिए, तो ये ध्यान में रखें। ऑल्सो द स्ट्रैप shall ensure a clearance of 30 mm between the top of the wearer's head and inside the top of the helmet। अब स्ट्रैप क्या करेगा, स्ट्रैप की क्या जिम्मेदारी है कि 30 mm का कम से कम क्लियरेंस दे, किसके किसके बीच में, जो वियरर का हेड का टॉप है, मतलब जो आपके सर का टॉप है, और हेलमेट का जो टॉप है अंदर से, ठीक है। भाई आपने ये एक बंदा है, ठीक है, फूल लेके जा रहा है, अब इसने हेलमेट पहना हुआ है, ठीक है। तो इसका ये जो हेड का टॉप है ये, और हेलमेट का अंदर से जो टॉप है, ठीक है, ये डिस्टेंस कम से कम 30 mm होनी चाहिए, ये डिस्टेंस कम से कम 30 mm होना चाहिए, ठीक है। स्पेसिफिकेशंस के अनुसार बोलता है कि हार्नेस, ऐसे हार्नेस जिनका सेम साइज है किसी भी हेलमेट का, तो वो इंटरचेंजेबल होने चाहिए, मतलब कि हार्नेस आप ऐसे बनाइए कि इंटरचेंजेबल हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल दुनिया भर के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, है ना, मतलब कि डिवाइसेस आते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप्स हो गए, और दुनिया भर की कंपनीज जो है तो बनाती हैं, है ना। हर कंपनी चार्जिंग के लिए एक अडेप्टर देती है, उसके साथ ही आप ये भी जानते हो कि जो सॉकेट बोर्ड आपके घर में लगा हुआ है वो बनाने वाली भी बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन आपका जो अडेप्टर है, जो चार्जर है, वो एग्जैक्टली चाहे किसी कंपनी का ले लो, फिट उसमें हो जाना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके बीच का ये जो होल्स हैं, इनके बीच का सॉकेट्स है, इनके बीच का डिस्टेंस फिक्स है, ये हर कंपनी फॉलो करती है, ठीक है। अब मैं किसी भी कंपनी का लाके लगा सकता हूं, समझ रहे हो बात को? तो उसी टाइप से आपका जो हार्नेस है वो भी ऐसा होना चाहिए कि चाहे किसी भी कंपनी का लो,
इंटरचेंजेबल रहे, एक हेलमेट का निकाल के दूसरे हेलमेट में लगाना हो लगा दें हम। भाई नहीं अवेलेबल होगा आपके माइंस में, अगर मान लीजिए हार्नेस अवेलेबल नहीं है प्रेजेंट टाइम में, लेकिन जरूरी है कि उस हेलमेट में प्रोवाइड करा दें जिस हेलमेट का हार्नेस टूट गया है। तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि नए हेलमेट को ही इश्यू कर देंगे, भाई हेलमेट तो अभी सही सलामत है, तो उस नए हेलमेट का हार्नेस निकाल कर पुराने हेलमेट में लगाया जा सकता है। तो ये चीज होना चाहिए, इंटरचेंजेबल होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के हार्नेस आप बनाइए। अब हार्नेस जो भी रिप्लेस कर रहे हो वो सही साइज का होना चाहिए और सही डायमेंशन का होना चाहिए, मतलब हेलमेट के साइज और डायमेंशन को मैच करना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हार्नेस का रिप्लेसमेंट जो है तो मैन्युफैक्चरर से पूछ के करो, जो है मैन्युफैक्चरर ने जो बोला है अप्रूव करके दिया है कि हाँ ये टाइप का हार्नेस यूज कर सकते हो, उन्हीं का इस्तेमाल करें, ठीक है। अब हार्नेस का रिप्लेसमेंट कितने समय में एक बार किया जाता है? वंस इन एवरी 6 मंथ। जनरली एक तो टूटने पर किया जाएगा या खराब होने पर किया जाएगा, दूसरा अगर नहीं खराब होता है तो 6 महीने में एक बार तो हार्नेस को रिप्लेस किया ही जाए। हालांकि हम लोग तो महीने भर भी नहीं चलाते हैं, तोड़ ताड़ देते हैं, क्यों, है ना, सही कहा ना जी। ये तो हो गई ट्रेनिंग। उसमें उसके अंदर मोबाइल रख के ले जाने में और मजा आता होगा। यूज एंड सप्लाई ऑफ प्रोटेक्टिव गॉगल्स और शील्ड द वर्कर्स टू द वर्कर्स टू प्रिवेंट आई इंजरीज। ओनर, एजेंट और मैनेजर हर एक माइंस के वो क्या करेंगे, वर्कर्स को, अलग अलग ग्रुप ऑफ वर्कर्स को क्या प्रोवाइड कराएंगे, प्रोटेक्टिव गॉगल्स प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, शील्ड्स प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, ग्लास के, ऐसा ग्लास हो जो कि जल्दी से टूटे ना, अनब्रेकेबल ग्लास ग्लास होना चाहिए, ताकि आंखों को किसी भी तरह प्रकार की इंजरी से बचाया जा सके। अब ये किस किस बंदे को देना है? ऐसे बंदों को देना है जो कि पर्सन एंगेज इन ब्रेकिंग, चिपिंग एंड ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, ठीक है, जो स्टोन के, पत्थर की या और की या मिनरल की ब्रेकिंग, चिपिंग या ड्रेसिंग कर रहे हो, चिपिंग मतलब छील छील के काट रहे हो, पत्थर वगैरह को तोड़ रहे हो, ऐसे वर्कर्स जो वर्कशॉप में है, ठीक है, जो वर्कशॉप में क्या काम कर रहे हैं, कटिंग, चिपिंग, ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग और मिनरल या फिर कोई भी दूसरा सब्सटेंस, वेल्डर्स को और उसके हेल्पर्स को देना है, ठीक है, गॉगल्स वगैरह। ऐसे बंदे जो कि ऐसी जगह पर काम कर रहे हो जहां पर उनकी आंखों को रिस्क हो सकता है, फ्लाइंग फ्रैगमेंट्स के कारण, मतलब उड़ता हुआ कोई भी चीज आके उनकी आंखों में पड़ सकता है, तो ऐसे बंदों को भी देना है आपको गॉगल्स वगैरह, ठीक है। ग्लव्स, ग्लव्स का देखिए क्या बोलता है कि ट्रैमर्स या फिर ऐसे व्यक्ति जो कि मशीनरी को हाथ से हैंडल करते हैं और उनके हाथ को इंजरी होने का खतरा बना रहता है, तो उनको ग्लव्स दे दीजिए। अब एक बार माइंस में ये किया गया था कि जो रेट ऑफ एक्सीडेंट है हाथ से रिलेटेड, कि भाई उनका कहीं उंगली कट जा रही है, कहीं कुछ हो जा रहा है, तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल करके उसको नीचे ला सकते हो। और उस माइंस में क्या किया गया था कि हर साल नए ग्लव्स दिए जा रहे थे, ठीक है, नए ग्लव्स दिए जा रहे थे, जिससे लगभग 30% एक्सीडेंट को घटाया जा सका। हर साल नए ग्लव्स दिए जा रहे थे और उसी की बेसिस पे हम बोलते हैं कि ग्लव्स का सप्लाई हर साल होना चाहिए। इक्विपिंग की बात करें, अब ड्रेसर्स को क्या प्रोवाइड कराना है, कोल माइनर्स पिक, क्रोबार, बंटन्स, ये सारी चीजें ड्रेसर्स को प्रोवाइड कराना है। लगभग 3 बाय 4 इंच का स्टील पाइप होना चाहिए, ठीक है, जो कि शार्प्ड हो, एक एंड उसका क्या होना चाहिए, शार्प एंड होना चाहिए, एंड हीट ट्रीटेड पिक वेल्डेड एट वन एंड, ठीक है, मतलब कि एक दांता लगा देना है उसके आगे गरम करके और वेल्डिंग कर देना है, मतलब जो दांता है वो ऐसा हो कि हीट ट्रीटेड हो, मतलब कि किसी भी प्रकार का उसमें गैप नहीं होना चाहिए, क्रैक नहीं होना चाहिए, इस टाइप का आपको पिक यूज करना है, दांता यूज करना है।
नहीं देखे? हम लोग तो यार इश्यू करते थे ग्लव्स, यूज होता था हमारी माइंस में जब मार्चिंग वगैरह होती थी एलएसडी की, तो उसमें ग्लव्स यूज होता था। जब कोई स्टॉपिंग बनाने जाता है, ठीक है, तो स्टॉपिंग बनाने जाता है तो क्या कट करने पड़ेंगे? ग्रूव्स कट करने पड़ेंगे। अब भाई कोई बंदा अगर बंटन पे इस प्रकार से खड़ा होके ग्रूव्स कट कर रहा है, ठीक है, ग्रूव्स कट कर रहा है ऊपर देखते हुए, तो उस केस में तो उसकी आंखों पे गिरेगा, कुछ भी मटेरियल गिर सकता है, पत्थर वगैरह, कोयला वगैरह, तो उस केस में अपन गॉगल्स प्रोवाइड कराते हैं। हम लोग करते थे, इशू करते थे ग्लव्स वगैरह, बेसिकली सेफ्टी ऑफिसर के पास होता था ये सब, और वो करना कंपलसरी भी है, ठीक है। और इन सभी का बकायदा क्या होना चाहिए हमारे पास स्टोर में, इसका पर्याप्त स्टॉक होना चाहिए, ठीक है। दे शैल बी गिवन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स इन विच इंक्लूड्स हेलमेट, माइनिंग शूज, शिन गार्ड। ड्रेसर्स को क्या क्या देना है? हेलमेट, माइनिंग शूज और शिन गार्ड्स वगैरह भी देना जरूरी है। पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेंट, पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेंट जैसे कि क्या आ जाता है? ग्लव्स, हेलमेट, सेफ्टी स्पेक्टेकल्स मतलब कि चश्मा, गॉगल्स जिसे बोलते हैं, ईयर डिफेंडर्स बोले तो ईयर मफ्स, ईयर मफ्स बोल सकते हो, ठीक है। हर एक ये सब कब प्रोवाइड कराए जाते हैं? कि जो भी कॉम्पिटेंट पर्सन है, वो अगर कोई शिन गार्ड आपका, शिन गार्ड था ना, कहीं डाला था ना फोटो, लेक्चर 1 में। तेरा शिन गार्ड, ये देख पा रहे हो येलो कलर का, इसको बोलते हैं शिन गार्ड। इक्विपमेंट्स टू बी प्रोवाइडेड इन रेस्क्यू स्टेशन और रूम्स। रेस्क्यू स्टेशन और रेस्क्यू रूम्स में क्या इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराने हैं? अब देखिए, रेस्क्यू स्टेशन और रेस्क्यू रूम्स में क्या इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराने हैं? कुछ रेस्क्यू पर्सनल्स प्रोवाइड कराने, है ना, तो रेस्क्यू पर्सनल्स की हेल्प करने के लिए कि इमरजेंसी के केस में कुछ एडिशनल, मतलब कि एनेक्सर 1 और 2 जो आपने रेस्क्यू रूल्स में पढ़ा होगा, ठीक है, तो उनको आप क्या करेंगे? एक्स्ट्रा चीजें एनेक्सर 1 और 2 के अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको प्रोवाइड करानी है, जैसे कि पोर्टेबल गैस क्रोमेटोग्राफ प्रोवाइड कराना है रेस्क्यू स्टेशन और रेस्क्यू रूम्स में, पोर्टेबल जनरेटर और लाइटिंग यूनिट्स, लिफ्टिंग एयर बैग्स सेट जिसमें कि कंप्रेस्ड एयर सिलेंडर्स इसके साथ देना है, ठीक है, या एयर या फिर हाइड्रोलिक हैंडपंप्स जो कि किसी पाइप से कनेक्टेड हो, होजेस से कनेक्टेड हो, हाइड्रोलिक कॉम्बी टूल्स, कंक्रीट कटर, रेस्क्यू रैम्स या फिर जैक, फायर फाइटिंग मॉनिटर्स जिसमें कि होज रील, नोजल और पंप अटैच होना चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव सूट्स जैसे कि नोमेक्स फायर सूट, फायर फाइटिंग बूट्स, ग्लव्स, मतलब कि फायर सूट, फायर फाइटिंग बूट, ग्लव्स या हेलमेट, है ना, ये सारी चीजें प्रोवाइड करानी चाहिए। फ्लोरेसेंट स्ट्रिप्ड सूट, जो फ्लोरेसेंट जैकेट आती है वो प्रोवाइड कराना है। फॉल अरेस्ट सिस्टम, फॉल अरेस्ट हार्नेस होना चाहिए और हॉइस्टिंग सिस्टम होना चाहिए, ठीक है।
हाँ, अब सर्कुलर के हिसाब से तो कंपलसरी है, इसलिए ज्यादातर रेस्क्यू स्टेशन में ये रखा जाने लगा है। रोप डिसेंडर, रिट्रैक्टेबल फॉल अरेस्टर, पोर्टेबल पावर पैक्स, फायर बैंडेजेस, बैंडेज प्रोवाइड कराना, शीट्स प्रोवाइड कराना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रोवाइड करानी है कि अगर कोई जल जाता है तो फायर बैंडेजेस और शीट्स तब प्रोवाइड कराई जाती है जब आपका कोई जल जाता है, तो फर्स्ट एड देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैप द माइनर लोकेटर, कि कहीं पर भी अगर माइनर लोकेटर हो जाता है, तो माइनर अगर गुम जाता है या पैक हो जाता है माइंस में वर्कर, तो उसको लोकेट करने के लिए ट्रैप्ड माइनर लोकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अप्रूवल ऑफ सेफ्टी बेल्ट, फुल बॉडी हार्नेस फॉर यूज इन माइंस। अब सेफ्टी बेल्ट के बारे में पहले भी मैं बता चुका हूँ कि सेफ्टी बेल्ट का कौन से इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से सेफ्टी बेल्ट दिया जाता, अप्रूव होता है। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स IS 3521199। ठीक है, इसके हिसाब से बेसिस पर अप्रूव्ड करके अप्रूव्ड सेफ्टी बेल्ट यूज होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो फाइनली यहाँ पर PPE का लेक्चर आपका खत्म होता है। तो PPE से रिलेटेड अब तक का जो भी था पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से रिलेटेड, वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। जितना भी एग्जाम के हिसाब से जरूरी था आप उतना। हाँ, फ्लेम सेफ्टी लैम्प MCQ एक एक करके याद दिलाते जाइएगा ना आप लोग। अब इकट्ठा क्या बोल देंगे तो फिर मैं बोल भी सकता हूँ, तो इस बेसिस पे अभी जैसे इसका PPE का MCQ हो जाएगा, उसके बाद फिर फेंसिंग एंड गेट्स का MCQ, उसके बाद कहीं जाके फ्लेम सेफ्टी लैम्प का होगा। ठीक है, रोहन एक बार याद दिला देना तो वो हो जाएगा एक एक करके। लेकिन ठीक है, बॉडी हार्नेस,